नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके बीएससी 4th सेमेस्टर के बॉटनी का चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, जिसकी पहली वीडियो आपको मिल चुकी है और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें हमने जाना था व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी, ओरिजिन ऑफ क्रॉप, ठीक है, डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें से पहला होने वाला है, जैसा कि आपने देखा भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है आपका कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ सेरल्स। ठीक है, कल्टीवेशन कैसे खेती करते हैं, प्रोडक्शन कैसे करते हैं सेरल्स का, और उनके यूज़ क्या हैं, यूजेस ऑफ सेरल्स, अनाज, जो सेरल्स होते हैं, अनाज होते हैं, उनका कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आप कैसे करते हैं। और ये कल्टीवेशन, प्रोडक्शन और यूजेस ऑफ आपको सिर्फ सेरल्स का नहीं पढ़ना है, आपको स्पाइसेस पढ़ने यानी कि मसालों के, बेवरेजेस पढ़ने यानी कि जो पेय पदार्थ होते हैं उनके पढ़ने हैं, लेग्यूम्स पढ़ने हैं यानी कि दालों के पढ़ने हैं। तो ये डिफरेंट के कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, यूजेस ऑफ पढ़ने हैं, जिनके एक एक करके लेक्चर मैं पढ़ाऊंगी और वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, चाहे वो लेक्चर आपको बड़ा लगे या जो भी लगे, क्योंकि अगर मैं शॉर्टकट में आपको पढ़ा दूंगी तो आपका जो, पहली बात तो शॉर्टकट में कोई चीज़ पढ़नी नहीं चाहिए, उससे आपको हाफ नॉलेज होता है, आपको सही से कोई चीज़ पता ही नहीं चल पाती है। ठीक है, और आपका एमसीक्यू बेस्ड है या रिटन बेस्ड है तो उसमें आपका थोड़ा सा पढ़ाने से तो काम चलेगा नहीं, तो आपको उसको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे या इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपका जैसा अच्छा रिस्पांस रहेगा उस हिसाब से आपको पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्या होता है, देखिए इसको डिफाइन किया है एक, कह सकते हैं सीबीडी, एक क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब यहाँ सीबीडी लिखा तो इसलिए मैंने पहले आपको सीबीडी का फुल फॉर्म और वो क्या है उसके बारे में बताया है। सीबीडी के द्वारा सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन किया गया। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी, जिसकी शुरुआत हुई थी रियो डी जेनेरियो, एक समिट हुआ था 1992 में, एक समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो, उसमें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे कन्वेंशन, ठीक है, उसकी डिफिनीशन कहती है कि व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। अभी पिछले जो लेक्चर है उसमें आपने पढ़ा कि किस तरीके से क्रॉप की ओरिजिन हुई, किस तरीके से डोमेस्टिकेशन हम करते हैं, ह्यूमन का यूज़ करके डोमेस्टिकेशन करना, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन करना। तो देखिए, अगर कोई चीज़ आप बना रहे हैं उसके लाभ भी हैं, साथ के साथ उसके नुकसान भी हैं। ठीक है, जैसे फ़ोन का अगर अच्छा यूज़ है तो फ़ोन के कुछ नुकसान भी है, किसी भी चीज़ का, उसको नेचुरल चीज़ों को छोड़ के जो भी मैन मेड चीज़ें हैं, जहाँ मैन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सीबीडी डिफाइन करती है कि किसी भी कंपोनेंट को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, मान लीजिए ये कोई जगह है, यहाँ पे बहुत सारी प्लांटिंग, खेती की जा रही है इस एरिया में लोग रह रहे हैं और यहाँ पे प्लांट वगैरह लगे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का इस वे में यूज़ करना कि जो है रेट डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि यहाँ पे देखिए आप किसी चीज़ को इस वे में यूज़ करिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं तो खेती आप इस तरीके से करिए कि लॉन्ग टर्म में आपके ज़मीन को, ठीक है, वहाँ के एरिया को, जैसे फर्टिलाइज़र आप डाल देते हैं यूरिया वगैरह, तो ज़मीन क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो हमें इस वे में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का यूज़ करना है कि वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का लंबे समय तक डिक्लाइन ना हो, मतलब घटे ना उसकी उर्वरता, thereby maintaining its potential to meet the needs and aspiration of present and future generation। और उसके साथ साथ उस काम का पोटेंशियल इतना होना चाहिए कि जो आपकी नीड है, जो आपकी आवश्यकता है वो भी पूरी हो, जो प्रेजेंट में आवश्यकता है वो भी पूरी हो, और जो फ्यूचर जनरेशन के लिए आवश्यकता हो वो भी पूरी हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का
बेसिकली अगर आप एक मुहावरे से समझना चाहें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ऐसा है कि आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, यानी कि आप अगर खेती कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से करना, आप कल्टीवेशन कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से करना है कि आपकी जो नीड है प्रेजेंट डे की, जो फ्यूचर की नीड है, जो आवश्यकता है वो भी पूरी हो, लेकिन हमारे जो खेत हैं उनको नुकसान ना हो। मतलब हम क्या करें, हम ऐसे फर्टिलाइजर का यूज़ करें जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अजोला वगैरह का यूज़ करें, या हम जो हमारे घर के निकलते हैं, कंपोस्ट निकलते हैं उसका, या खाद की जो आपकी गाय के गोबर का खाद होता है उसका यूज़ करें। वो हमारी ज़मीन को भी अच्छा करेगी और कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो मतलब हमें ऐसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का यूज़ करना है कि आज की नीड भी पूरी हो, आज की आवश्यकता भी पूरी हो, और आगे वाले जनरेशन की भी आवश्यकता पूरी हो, और वहाँ पे कोई नुकसान भी ना हो। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आजकल प्रेजेंट टाइम में हम ज़्यादा जो प्रमोशन कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप घरों में क्या कर रहे हैं, घरों में आप अपने घरों के कूड़े करकट निकल रहे हैं, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। घर का जो पील निकलता है, यानी कि केला वगैरह का जो छिलका निकलता है उसको आप इकट्ठा करिए, और काऊ डंग लीजिए और उसका क्या बनाइए, कंपोस्ट बनाइए, उसको खेतों में यूज़ करिए। तो आपके घर में कचरा भी निकला और उस कचड़े का आपने फिर से यूज़ कर लिया। ये सारी चीज़ें आती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। मुझे इस चीज़ को समझाने के लिए आपको मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये डिफिनीशन CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने दी है, जिसकी शुरुआत रियो डी जेनेरियो एक समिट हुआ था उसमें हुई थी, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कई तरीके का हो सकता है। विंड एनर्जी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोलर एनर्जी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सन की एनर्जी का, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ये जो सोलर पैनल्स आपके नीले नीले यहाँ पे इस तरीके से लगे होते हैं छतों पे, या अपने गाँव में या बहुत सारी जगहों पे देखा होगा। विंड वाला आपने ये देखा होगा, इस तरीके से टरबाइन चलता रहता है, ठीक है, विंड वाला ऐसे घूमता रहता है, बहुत से जगहों पे देखा होगा। क्रॉप रोटेशन एक सबसे अच्छा एग्रीकल्चर में क्या है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, कि मान लीजिए अगर आपने गेहूं की खेती की, वीट की खेती की, ठीक है, और उसके बाद बीच में आप क्या करें, किसी दलहनी कुल के, लेग्यूम कुल के पौधे जैसे ग्राम हो गया, ठीक है, पी हो गया, उसको इंट्रोड्यूस करें, और फिर राइस की खेती करें, यानी कि आप धान की खेती करें। इससे क्या होता है, क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, फर्टिलाइजर उर्वरता शक्ति जो है आपके खेत की वो बढ़ जाती है। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन करना, ऐसी चीज़ें बनाना जो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन का मतलब है, जैसे क्या करते हैं लोग, बांस वगैरह के, वहाँ आसाम वगैरह में आपने देखा होगा बांस के घर बनाते हैं। प्योर ऑर्गेनिक एक तरीके से सिटी आप कह सकते हैं, प्योर ऑर्गेनिक स्टेट है हमारा आसाम जो है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, लोग बांसों के घर बनाते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से लकड़ी है, और अगर लकड़ी है तो वो जब जमीन में जाएगी तो वो मिल जाएगी उसमें, ठीक है। एफिशिएंट वाटर फिक्सर का यूज़ करना, ठीक है, ग्रीन स्पेस का यूज़ करना, या सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री करना, तो ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इस टाइम पे जो है इनकॉर्पोरेट एड्रेस मेनी इन्वायरमेंटली सेफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसमें बहुत सारी सेफ, इन्वायरमेंटली सेफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करती हैं। इनोवेटिव आइडियाज़, मतलब पहले से कोई आइडिया है, अगर उसमें आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनोवेशन, ठीक है। इन्वेंशन मतलब नया आविष्कार, इनोवेशन का मतलब होता है जब कोई पुराना आइडिया उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। इकोनॉमिकली वायबल होगा, मतलब उसमें आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या करेंगी, फार्मर, लेबर, कंज्यूमर के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगर आप करता है कोई तो वो काफ़ी अच्छा होता है, थोड़ा सा उसमें मेहनत लगता है, ठीक है। अब अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पे आपने देखा ही कि एग्रीकल्चर का वो फॉर्म, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर का वो फॉर्म दैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड, जितनी आवश्यकता है प्रेजेंट डे में, ठीक है, या फ्यूचर में जितनी आवश्यकता होगी उस फूड को तो प्रोड्यूस करना, लेकिन विदाउट एग्जॉस्टिंग सॉयल फर्टिलिटी। सॉयल की फर्टिलिटी को एकदम एग्जॉस्ट नहीं कर देना, आप थका नहीं दे रहे हैं इतना ज़्यादा यूरिया डाल डाल के, ठीक है। यूरिया की ज़रूरत होती है हमारे, लेकिन जो आर्टिफिशियल यूरिया हम यूज़ करते हैं उससे हमारे सॉयल की फर्टिलिटी एकदम डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट को इरिवर्सिबली, मतलब
अगर आप प्रोडक्शन के लिए मान लीजिए ज़्यादा उगाने के लिए आप बोरी बोरी धान गेहूँ उगाने के लिए खूब ढेर सारा यूरिया आप इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, NH2CO NH2 यूरिया डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो रिवर्स में आपकी इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट कर रही है। तो इस चीज़ से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट बचाएगा, सस्टेनेबल फार्मिंग बचाएगी। सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम जो होती है लीस्ट टॉक्सिक होती है, लीस्ट एनर्जी इंटेंसिव होती है, लीस्ट एनर्जी का यूज लगता है, और जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लो एग्रीकल्चरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, लो इनपुट एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम जो है वो लीस्ट टॉक्सिक होती है, ज़्यादा एनर्जी देती है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो आपके जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम नहीं होगी, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा, ठीक। एग्रीकल्चर इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, जो सपोर्ट करता है प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन को, आपके प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन होगा, क्योंकि आपने कोई ऐसी चीज़ डाली ही नहीं है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपने ये इस बात का पहले ध्यान दिया है कि हमें ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जिसका कोई भी 0% भी नुकसान ना हो। आपने ऐसी चीज़ यूज़ की है जिसका 0% भी नुकसान ना हो, तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट ही देगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करेगा, नेचुरल रिसोर्स का इफ़िशिएंट यूज़ करेगा। मतलब जैसे बारिश के पानी का यूज़ करना, ठीक, और धूप में आप क्या करेंगे, सोलर पैनल लगा के धूप का यूज़ करना, विंड पाइप से विंड को यूज़ कर लेना, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करना, कंज्यूमर को अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देना, मतलब कम प्राइस भी कम रहे। सोचिए अब आपको कम प्राइस पे और एक ऑर्गेनिक सब्जी खाने को मिले जो कि गांव में ही अवेलेबल है, तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं तो आजकल की सब्जियों में सिर्फ सुई लगी रहती है, दवाइयाँ पड़ी रहती हैं। डिक्रीज डिपेंडेंसी ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, आप अपनी डिपेंडेंसी को घटाइए ऐसे सोर्सेज पे जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जैसे आपके कोल वगैरह क्या है वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब आप उनको फिर से रिन्यू नहीं करते। मान लीजिए सोलर एनर्जी को आप रिन्यू कर सकते हैं, नहीं, वो सन ही देती है, ठीक है। तो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, जैसे डीजल हो गया आपका, ठीक है, जब आप खेतों की जुताई वगैरह करते हैं तो लगता है हमको उस पर कम यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद इन्हांस करना क्वालिटी लाइफ फॉर फार्मर्स के लिए इन क्वालिटी लाइफ इन्हांस करना, रूरल कम्युनिटीज़ और उनके जनरेशन को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है। अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अचीव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड इफ़ वी फॉलो द फॉलोइंग पॉइंट्स, हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, तो इसके कुछ एग्जांपल हैं। रेस्ट्रिक्टिंग ह्यूमन एक्टिविटी, आप क्या करें, जिस जगह पे जैसे जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हम ह्यूमन की एक्टिविटी ना होने दें, रेस्ट्रिक्ट कर दें, रोक दें, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट शुड बी इनपुट इफेक्टिव एंड नॉन इनपुट यूटिलाइजिंग, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है उसको हम इफेक्टिवनेस के लिए यूज़ करें, ठीक है, नॉट कि ये नहीं कि हमको इससे इनपुट मिल रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जाएं, बस जब इफेक्टिव हो तभी उसका यूज़ करें, ठीक है। रेट ऑफ कंजम्पशन शुड नॉट सरपास द रेट ऑफ साल्वेशन, ठीक है, जो कंजम्पशन की रेट है वो साल्वेशन की रेट को पास ना करने पाए, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेस का यूज़ करना, जैसे रेट ऑफ कंजम्पशन शुड नॉट सरपास द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल जिनको आप फिर से रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, उस सोर्स का ज़्यादा यूज़ करें। ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन शुड बी मिनिमाइज, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन, एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन, किस भी तरीके का पोल्यूशन हो, आप एकदम खत्म करने की बात नहीं की जा रही, उसे मिनिमाइज करिए, कम करिए। इट कैन बी अचीव्ड बाय सेंसिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके। तो यहीं पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो फंडा है उसको समझना खत्म करते हैं, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है सेरल्स, ठीक। व्हाट इज सेरल, सेरल क्या होता है, ठीक है। अगर हिंदी में इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको अनाज कहते हैं, ठीक है, अनाज। सेरल्स कॉमनली अनाज आप सभी को पता है, जिसको वीट, राइस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं सेरल्स, ठीक। सेरल्स जो है इट इज़ एनी ग्रास, ये कोई ग्रास हो सकता है, कल्टिवेटेड फॉर इट्स एडिबल ग्रेन, जिसकी खेती आप क्या करते हैं, उसके एडिबल ग्रेन को खाने के लिए, अनाज को खाने के लिए। बॉटेनिकली अगर बात की जाए, जो सेरल्स के फ्रूट होते हैं उनको हम कैरीऑप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरीऑप्सिस। और ये कैरीऑप्सिस कुछ चीज़ों से मिलकर बना होता है, और ये कैरीऑप्सिस बना होता है एंडोस्पर्म, एक जर्म और ब्रान से, ठीक है। ये रहा आपका,
ये जो कैरियोप्सिस है ये कैसे बना होता है, ये जो अनाज है वो कैरियोप्सिस आप उसको कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कैरियोप्सिस, ठीक है। और इस कैरियोप्सिस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एंडोस्पर्म, अंदर एंडोस्पर्म ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। उसके बाद ये जर्म एम्ब्रियो, और दिस इज कॉल्ड ब्रान, बाहर की लेयर को आप क्या कह रहे हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड ब्रान, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कैरियोप्सिस। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेन, मक्का क्या है, ग्रेन है, एक सेरल है, ठीक। सेरल या सेरल्स में ग्रेन क्रॉप जो होते हैं ग्रोन इन ग्रेटर क्वालिटी एंड प्रोवाइड मोर फूड एनर्जी वर्ल्ड वाइड देन एनी अदर टाइप ऑफ क्रॉप। क्रॉप में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाला जो क्रॉप है वो है आपका सेरल, ठीक है, किसी और क्रॉप की तुलना में। इसी वजह से इसको स्टेपल क्रॉप, आवश्यक क्रॉप कहते हैं, ठीक है। इसमें आता क्या क्या है, इसमें आता है आपका राइस, व्हीट, राई, ओट, बार्ली, मिलेट, मेज, ठीक है। आपके एडिबल ग्रेन फ्रॉम अदर 2023 को मिलेट वाले का वो मिला था टैग, 2024 को मिलेट का टैग मिला था जब आपका 26 जनवरी को मार्च होता है आपके दिल्ली में, तो वहाँ पे मिलेट डे दिया गया था उसको नाम, ठीक है। कुछ एडिबल ग्रेन जो है कुछ अदर फैमिली से भी बिलोंग करती हैं, जैसे बकवीट हो गया, कीनुआ हो गया, चिया हो गया, इनको स्यूडो सेरल्स कहते हैं, ठीक है, फाल्स सेरल्स कहते हैं। दे आर अनप्रोसेस्ड होल ग्रेन, जब इनको प्रोसेसिंग नहीं की जाती, मतलब जैसे अगर आप गेहूं की बात करें, सॉरी धान की बात करते हैं, तो धान उसके अंदर इस तरीके से राइस पाया जाता है, और उसकी जब प्रोसेसिंग होती है ना तो उसके ये जो ब्रान वाला एरिया है इसको निकाल दिया जाता है, और इसी से आपके अगर अच्छी बिस्किट है तो इसी ब्रान से बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग में इसको निकाल दिया जाता है, लेकिन जो अनप्रोसेस यानी कि जब उसकी धान की क्या होती है, कुटाई होती है, उस टाइम पे ये ब्रान के फॉर्म में आपको मिलता है, जो गांव में लोग होंगे उनको पता होगा। तो धान की कुटाई में ये निकल जाता है, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो अनप्रोसेस्ड होल ग्रेन होता है, जो पूरा ग्रेन होता है जिसकी प्रोसेसिंग नहीं की जाती है, पूरा उसको सफा नहीं दिया जाता है, वो ज़्यादा रिच सोर्स होता है विटामिन का, मिनरल्स का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का, ऑयल्स का और प्रोटीन्स का, ठीक है। जब प्रोसेस कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है ब्रान को और जर्म लेवर को, तो जो रिमेनिंग बचा हुआ एंडोस्पर्म है, यहाँ रिमेनिंग और एंडोस्पर्म अलग अलग रहेगा, वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। यहाँ आपको अपने चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा। तो जो देखिए एक प्रेजेंट टाइम में अगर आप धीरे धीरे बड़े होंगे, जानेंगे धीरे चीज़ों को, कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी जो कीनुआ है, ठीक है, मिलेट्स जो है, इनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि इनका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है। दैट मीन्स ये आपके ब्लड में जाते ही तुरंत शुगर स्पाइक नहीं लाते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है, और ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड नहीं होते, इस वजह से इनमें और सारी चीज़ें जैसे वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वो ज़्यादा पाए जाते हैं। जबकि जो प्रोसेस्ड हो जाती है, जैसे चावल एकदम जो साफ़ किया हुआ चावल, उसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलता है, और आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है। आपकी बॉडी में प्रोटीन की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, ठीक है। तो इन सम डेवलपिंग कंट्रीज सेरल जो हैं कॉन्स्टिट्यूट मेजर ऑफ डेली सस्टेनेंस, तो आपके जीवन का जो डेली सस्टेनेंस है उसमें मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में, जो डेवलपिंग है, जो अभी चल रही, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये इन सब में क्या होता है, जो सेरल है वो आपके डेली लाइफ का पार्ट है, ठीक है। इन डेवलपिंग कंट्रीज सेरल कंजप्शन इज मॉडरेट एंड वेरीड बट स्टिल सब्सटेंशियल। मॉडरेट है, वेरी कर सकता है डेवलपिंग कंट्रीज में, लेकिन जरूरी है, प्राइमरी सोर्स है फूड का, ठीक है। बिकॉज ऑफ द डाइटरी इंपॉर्टेंस ऑफ सेरल, दैट सेरल ट्रेड इज ऑफन द हार्ट ऑफ द फूड ट्रेड, ठीक है। तो आपके डेवलपिंग कंट्रीज में इसका इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इस वजह से ट्रेड का मतलब जो बाजार है जहाँ पे फूड अगर बेचने की बात की जाए, तो वहाँ पे हार्ट ऑफ द फूड ट्रेड क्या है, सेरल ही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको सेरल्स भी दिखाए और यहाँ पे ये भी दिखाया, ये हमने पढ़ा व्हाट इज सेरल। अब हम पढ़ेंगे इसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं, मतलब खेती कैसे करते हैं इसकी कल्टीवेशन। तो आपको बताते चलें कि क्लाइमेट एंड सबसे पहले चीज़ जरूरी है किसी चीज़ का कल्टीवेशन करने के लिए, आपने पहले भी लेक्चर में पढ़ा था कि हमें क्या देखना है। अगर मान लीजिए आप किसी प्लांट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो सबसे पहले आप क्या देख रहे थे कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो किसी भी चीज़ को उगाने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्लाइमेट और सॉइल रिक्वायरमेंट। मतलब आप सभी को पता है कि सॉइल हमारे यहाँ पे कई तरीके की होती है, लोमी सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है।
तो इस तरीके से कई तरीके की सैंडी सॉइल होती हैं। तो किस तरीके की सॉइल की ज़रूरत है और किस तरीके का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। क्लाइमेट और वेदर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्लाइमेट को कहते हैं जलवायु, मतलब जैसे आपका क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, और अब इंडिया में ही बहुत जगहों का अलग अलग होता है। इंडिया और यूएसए का क्लाइमेट कैसा है, जैसे हमारे यहाँ गर्मी ठंडी बरसात ज़्यादा पड़ती है, और अगर वहीं अमेरिका का क्लाइमेट आप देखेंगे तो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो सेब वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। और अगर गेहूं के प्रोडक्शन की बात कीजिए, चावल के प्रोडक्शन की बात कीजिए, तो वो इंडिया और चाइना वगैरह में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ के लिए क्रॉप के, ठीक है, कुछ नेसेसिटीज होती हैं, जैसे दे थ्राइव इन ए टेम्परेचर क्लाइमेट विथ मॉडरेट रेनफॉल। यहाँ पे एक टेम्परेचर होना चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए, मतलब बारिश होनी चाहिए। टेम्परेचर रेंज 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, मतलब इनके प्रोडक्शन के लिए सेरल्स के 15 to 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो अब कश्मीर में तो आप इसको नहीं उगा सकते हैं ना, ठीक है, तो हर चीज़ के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से अगर एक यहाँ बात भी की जाए कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं या अपनी बैड चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सेब कितना भी अच्छा हो, मतलब चावल सेब जो है कितना भी अच्छा या महंगा हो, उसको आप अपने यहाँ पे नहीं उगा सकते, क्योंकि आपको ठंडा मौसम इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो द सॉइल शुड हैव गुड फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रल पीएच होना चाहिए और वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। ठीक, जब ये मिल गया अब आपको, अब आप क्या करेंगे, सीड बेड का प्रिपरेशन करेंगे। सीड बेड मतलब बेड़ा जैसे आप अपने लिए लगाते हैं सोने के लिए, उसी तरीके से जब सीड आप डालेंगे तो उससे पहले आप क्या करेंगे, जिस जमीन पे आपको उसको बोना है उसको आप प्रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, प्लांटिंग के पहले, मतलब प्लांट लगाने के पहले सॉइल को आप क्या करेंगे, उसकी प्लोइंग और हैरोइंग, जुताई करेंगे। बेसिकली क्या करेंगे, जुताई करेंगे आप। ठीक है, टू क्रिएट अ सीड बेड, आप जुताई करते हैं तो इस तरीके से क्या करते हैं, पूरे जमीन को प्लेन बना देते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ वीड एंड डेब्रिस, अब वहाँ पे ना ही कोई वीड रहेगा, मतलब वीड्स क्या होते हैं, जनरली नुकसानदायक होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप सभी ने बथुआ खाया होगा, ग्रीन ग्रीन होता है और उसकी साग बनती है और उसकी दाल वगैरह भी बनते हैं, तो वो एक तरीके का वीड है। ठीक है, उसको निकालना, ठीक है, वीड वगैरह को हटा देना, और बेटर सीड और सॉइल कांटेक्ट हो, इस वजह से आप क्या करते हैं, इन्हांस करेगा, जर्मिनेशन ज़्यादा अच्छा होगा, इस वजह से आप सीड बेड का प्रिपरेशन करेंगे। सीड बेड बन गया तो अब जो तीसरी चीज़ आप करेंगे दैट इज़ प्लांटिंग। अब आप प्लांट लगाएंगे। सीरस जो हैं वो टिपिकली क्या होते हैं, स्प्रिंग और फॉल, स्प्रिंग में, वसंत ऋतु में, या फॉल रीजन में लगाए जाते हैं। देखिए, अब दो तरीके के, आपने रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में सुना होगा। तो रबी क्रॉप जो अभी जो मौसम चल रहा है, अभी क्या बोया जाता है, वीट, गेहूं बोया जाता है। तो अभी क्या है आपका सीजन, स्प्रिंग वाला चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रबी क्रॉप लगाया जाता है। ठीक है, सॉरी, आपका ये मॉनसून वाला सीजन चल रहा है, तो यहाँ सॉरी मॉनसून तो बारिश हो गया, ये जो सीजन चल रहा है इसमें वीट का क्रॉप लगाया, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, वीट का क्रॉप लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला इन्वायरमेंट चाहिए। वहीं जब खरीफ वाले क्रॉप लगते हैं जिसमें आपका राइस आता है, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आपका क्या होता है, टेम्परेचर दूसरा होता है। तो प्लांटिंग भी इनकी अलग अलग होती है। जैसे आप जो राइस की होती है उसको आप क्या करते हैं, पहले उसका सीड बोया जाता है, वो बड़ा होता है, फिर उसको हाथों से लगाया जाता है। ठीक है, और रबी में क्या होता है कि इसको डायरेक्टली बो दिया जाता है और वो वैसे ही ग्रो करता है। ठीक है, तो सीड कैन बी ब्रॉडकास्ट ओवर द सीड बेड और ड्रिल्ड, या तो ब्रॉड उस पर फेंक दिया जाता है या ड्रिल किया जाता है, डाला जाता है। ठीक है, सॉइल के अंदर, जैसे आप धान की खेती के साथ करते हैं। Planting depth and spacing of the seed will vary depending on the type of cereal being grown. आपकी प्लांटिंग डिपेंड करती है कि वो कौन सा अनाज है, सेरल है, उसके बेसिस पे। ठीक, उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर का यूज़ करना, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, फर्टिलाइजर आप लिख लेंगे, फर्टिलाइजर का यूज़ करना। देखिए, जो सेरल्स होते हैं, सेरल्स क्रॉप रिक्वायर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, और जिनमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब आता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लांटिंग के पहले
फर्टिलाइजर्स का और बीच बीच में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं जिस तरीके की ज़रूरत होती है। पेस्ट और डिजीज़ कंट्रोल, जो पेस्ट होते हैं आपके ग्रासहॉपर वगैरह, और डिजीज़ कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ससेप्टिबल वैरायटी ऑफ पेस्ट और डिजीज़ होते हैं जैसे रस्ट, स्मट, एफिड्स, ये कुछ डिजीज़ हैं। तो इनसे बचाव के लिए फार्मर क्या करते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्रॉप रोटेशन यूज़ करना, ठीक है। रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, ऐसी वैरायटी जैसे कपास आप पढ़ेंगे बीटी कॉटन, वो क्या होता है, वो कीड़े से बचाने के लिए अगर उसको कीड़ा खाएगा उस प्लांट पे बैठेगा तो डायरेक्ट मर जाएगा, तो प्लांट ही ऐसा यूज़ कर लेना। या पेस्टिसाइड का यूज़ कम करना चाहिए, करना भी है तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ करें क्योंकि पेस्टिसाइड्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। उसके बाद आप सारी चीज़ें करने के बाद अब आपका फसल तैयार होगा, उसकी आप हार्वेस्टिंग करेंगे, जहाँ पे आपको ये दिखाया गया होगा, ठीक है, ओसाना जिसको कहते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे एक तरीका दिखाया गया है कि किस तरीके से करते हैं हार्वेस्टिंग। तो वंस द सेरल क्रॉप रीच मैच्योरिटी, एक बार जब सेरल मैच्योर हो गया तो उसको आप हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। हार्वेस्टर और बाय हैंड, कंबाइंड हार्वेस्टर या बाय हैंड करेंगे। द टाइमिंग ऑफ द हार्वेस्ट इज क्रिटिकल एज वेटिंग टू लॉन्ग कैन रिजल्ट लॉस्ट ईल्ड एंड रिड्यूस्ड क्वालिटी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, 3 महीने 4 महीने लगते हैं, फिर आप हार्वेस्टिंग करते हैं, कभी कभी आपको लॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हार्वेस्टिंग होती है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट इज प्रोडक्शन, उत्पाद, ठीक है। तो सेरल्स जो होते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रॉप होते हैं, ठीक है, बाय टनेज ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस्ड, टन के उसमें आपको ग्रेन देखने को मिलेंगे। 3 सेरल्स जो हैं मेज, व्हीट और राइस, ठीक है, टुगेदर अकाउंटेड 89% ऑफ ऑल सेरल्स प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड इन 2012, ठीक है। 2012 में सारे सेरल्स में से 89% प्रोडक्शन व्हीट, राइस और मेज का किया गया था, मक्का, गेहूं और चावल का किया गया था, ठीक है। 2012 की ये सेंसेशन हुआ होगा, सेंसस हुआ होगा, जनगणना, उसमें देखा गया था। 43% ऑफ ग्लोबल सप्लाई ऑफ फूड की बात की जाए, एनर्जी इन 2009, ठीक है। While the production of oats, rye has drastically fallen from their 90s, जबकि 1960 के बाद से ही देखा गया है कि जो अदर सेरल्स हैं जैसे ओट्स हो गया, राई हो गया, किनवा हो गया, शोरगम हो गया, इन सब का प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ है, ठीक है, जो अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से मिलेट्स ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था 2024 या 2023, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, तो थोड़ा सा आप चेक करिएगा, ये आपके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है या इसमें भी पूछ सकता है। उनके प्रोडक्शन के लिए मिलेट ईयर दिया गया था ताकि मिलेट्स जो हैं जिसमें आपका ओट्स आता है, ओट्स वगैरह आता है, इनका प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अदर सेरल्स जैसे नॉट इंक्लूडेड इन द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक इंक्लूड वाइल्ड राइस, देखो बहुत सारे ऐसे सीरियल्स जो कि इंक्लूडेड ही नहीं है, ठीक है, विच आर ग्रोन इन स्मॉल अमाउंट इन नॉर्थ अमेरिका एंड टेफ एन एंशिएंट ग्रेन दैट इज स्टेपल इन इथियोपिया, ठीक है। टेफ इज ग्रोन इन सब सहारन अफ्रीका। कुछ ऐसे सरल्स हैं जैसे कि आपका वाइल्ड राइस हो गया, टेफ हो गया, ये आपके अलग अलग जगहों पे उगाया जाता है, इनको सेरल्स में कंक्लूड ही नहीं किया गया, ठीक है। इट इज हाई फाइबर एंड प्रोटीन, इट इज फ्लोर ऑफन यूज टू मेक इंजेरा, ठीक है। इट कैन बी ईटन हैज अ वार्म ब्रेकफास्ट लाइक फरीना, चॉकलेट और नटी फ्लेवर, इन सब का काफ़ी यूज़ है, कहाँ कहाँ है मैंने बताया ही, इनको सरल्स में यूज़ ही नहीं किया गया। यहाँ एक चार्ट दिया है कि कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ सेरल 2021 में है, एक चार्ट यहाँ पे दिखाया गया स्पॉट के फॉर्म में वर्ल्ड मैप पे, तो इसको बस जस्ट मैंने दिखा दिया है। यहाँ पे मेन ट्रेडेड सेरल्स हैं, टॉप इंपोर्टर और एक्सपोर्टर 2021 के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पे ये वाली लाइन ये परसेंट को बता रही है कितना परसेंट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया किस कंट्री ने, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, यहाँ पे इंडोनेशिया ने इंपोर्ट किया था 10% से कम ही, ठीक है, और चाइना ने भी 10% से कम इंपोर्ट किया था, व्हीट का बताया जा रहा है, और टर्की ने भी, और एक्सपोर्ट रसिया ने सबसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया ने और यूनाइटेड स्टेट ने किया था। इंपोर्टर्स मेज के चाइना, मैक्सिको और जापान यहाँ पे बताया गया है, और एक्सपोर्टर्स उसके थे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अर्जेंटीना और यूक्रेन, सेम ऐसे ही बताया गया है। राइस का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट अगर 2021 में देखा जाए, इंपोर्ट चाइना ने ज़्यादा किया था, एक्सपोर्ट इंडिया ने सबसे ज़्यादा किया था, ठीक है, थाईलैंड ने फिर, और फिर वियतनाम ने। तो इस तरीके से कुछ ट्रेड के बारे में बताया गया था, मैंने थोड़ा समझा दिया आपको। टाइप्स ऑफ सेरल या यूज़ ऑफ सेरल भी यहीं पे हो जाएंगे, ठीक है। सेरल कई टाइप के होते हैं और उनके यूज़ भी यहीं पे बताए गए हैं, जैसे
मेज, जिसको जिया मेज कहते हैं, साइंटिफिक नाम भी मैंने लिखा है क्योंकि आपके इसमें मैंने पेपर में देखा साइंटिफिक नाम काफ़ी पूछा है। तो मेज को हम जिया मेज कहते हैं। समटाइम इसको कॉर्न भी कहते हैं, स्वीट कॉर्न आप सब खाते भी होंगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मक्का, ये देसी मक्का है, ये मैंने देखा है अपने घरों पे, ठीक है। जिया मेज जो होता है, टर्म कॉर्न भी इसके लिए यूज़ करते हैं, ग्रेन है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द वर्ड यूज़ किया जाता है, मेज का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। वीट, बार्ली, राइस एंड ट्रिटिकेल, ऑल ऑफ ये सारे मेंबर्स हैं वीट ग्रास ट्राइब ट्रिटिकेसी के, ठीक है। ये कूल सीजन में, ठीक है, ठंडे सीजन में क्या करते हैं, उगाए जाते हैं। फैमिली इनकी पोइडी है, सब फैमिली इनकी पोइडी है, ठीक है। ग्रेमिनी फैमिली से, पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये सरस जो होते हैं डोमेस्टिकेट किए जाते हैं एंशियंट फर्टाइल क्रीसेंट एंड सराउंडिंग रीजन में, ठीक है। इसेंशियली अगर देखा जाए द रीजन टुडे नोन एज अ मिडिल ईस्ट, ठीक है। और ये दे कंटेन ग्लूटेन, और इनमें ग्लूटेन पाए जाते हैं। वीट, बार्ली, राई में ग्लूटेन ज़्यादा पाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे फूड्स भी हैं जो ग्लूटेन फ्री भी होते हैं, तो ग्लूटेन उनमें कम होता है। ये रहा आपका वीट, गेहूँ, होपफुली आपने देखा होगा, दिस इज वीट, दिस इज आपका बाजरा, सॉरी बार्ले, ठीक है, हाँ बाजरा ही कहते हैं इसको, राई, और ये आपका राई का प्लांट है, ठीक है। मैंने सारे प्लांट भी आपको दिखाए हैं। वीट की अगर बात करें तो मोर देन वन स्पीसीज ट्रिटिकम की देखने को मिलेंगी, ठीक है। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड वीट की, जिसको कि इन कॉर्न वीट कहते हैं, ट्रिटिकम मोनोकोकम है, ठीक है। एमर वीट, जिसको कि ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं। वीट इज रैंक्ड सेकेंड या थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल कमोडिटी इन द वर्ल्ड, सेकेंड या थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वर्ल्ड की, ठीक है। बार्ली की बात करें तो इसे हॉर्डियम वल्गेयर कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप है वीट की तरह ही, ठीक है। बार्ली यूज किया जाता है एनिमल फीड के लिए, ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए, एनिमल के लिए भी, ह्यूमन के लिए भी, ठीक है। दिस इज द बार्ली। राई की बात करें सिसेल सेरेल कहते हैं इसको, मे बी अकर्ड एज अ वीड इन अदर क्रॉप्स, बेसिकली ये वीड की तरह लगता है, एक अनवांटेड प्लांट है, ठीक है। लेकिन अब इसको क्या किया जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है, उगाया जाता है, कोल्ड कंडीशन में ये होता है। इसका काम क्या है, इट मे बी मिक्स्ड विथ वीट फ्लोर के साथ मिक्स करके, मतलब गेहूं के आटे के साथ फ्लोर, वीट फ्लोर के साथ फ्लोर जो होता है आटे के साथ मिक्स करके ब्रेड बनाते हैं, फीड की तरह यूज़ करते हैं, लाइव स्टॉक की तरह यूज़ करते हैं, राई विस्की की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। राइस, ठीक है, राइस मोस्ट सेरल कॉमनली कॉल्ड एज राइस इन द राइस ट्राइब ओराइजी फैमिली का है, ये सब फैमिलीज की ओराइजेडी है, ठीक है। राइस जो ओराइजा सटाइवा कॉमनली कहते हैं, एशियन राइस कहते हैं, वर्ल्ड की सेकेंड या थर्ड मोस्ट सेरल कमोडिटी ये भी है। सॉर्गम, ये रहा आपका सॉर्गम, इस तरीके से कुछ दिखता है सॉर्गम जो होता है आपका ये, अरे छोटे हो जाओ, सॉर्गम जो है, सॉर्गम बाई कलर नाम है, ये एक जायंट मिलेट होता है, ये मिलेट होता है एक तरीके से, इसको माइलो ज्वार, सॉरी अलग मैंने बता दिया, इसको माइलो ज्वार या अदर नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर्न अफ्रीका में इसको उगाया जाता है। मिलेट्स क्या होता है, कई स्मॉल ग्रासेस होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं एग्रीकल्चरी, पर्ल मिलेट जैसे कि बात करें सैनक्रस अमेरिकैनस, ये आपको दिखाया गया है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के आपको मैंने बताए क्रॉप्स, सेरल क्रॉप्स, और उनके यूजेस भी बताए। तो होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम या क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।